हेलो, नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था चैप्टर जो कि हमारा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, साथ ही साथ में हमने क्वेश्चंस लगाए थे। आए आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टॉपिक्स जो कि है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ ही साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और साथ ही साथ में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड दैट सराउंड्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो लेट अस सपोज हमने यहां पर जो है कोई एक चार्ज लिया Q। जब भी हम कोई चार्ज लेते हैं तो उस चार्ज के चारों ओर कुछ ना कुछ उसकी फील्ड होती है। अगर बाहर से कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो वो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहा होगा। वो फील्ड जिसके अंदर चार्ज आने से कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, उसी को हम कहते हैं कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हमने यहां पर लिखा, इट रिप्रेजेंट्स चार्जेस अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय एक्सर्टिंग सम फोर्स। आई होप ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको समझ में आई हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं जो कि है अपना कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट due to source charge is defined as the force experienced by unit positive test charge without disturbing the source charge। समझते हैं इसको, ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेट अस सपोज हमने यहां पर जो है वो कोई एक स्टेशनरी चार्ज लिया। जो हमारा स्टेशनरी चार्ज होता है उसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। लेट अस सपोज वो अपना कोई सोर्स चार्ज है Q। अभी हमने देखा जब भी कोई चार्ज होगा तो उसके चारों ओर उसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। अगर बाहर से कोई एक मूविंग चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम उसे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हुए चलते हैं। यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 और पॉजिटिव मतलब उसका जो पोलैरिटी है वो कोई अपनी पॉजिटिव। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को बाहर से इस फील्ड के अंदर लेकर आऊं तो जैसे ही मैं इस फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा तो ये वाला जो चार्ज है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके कारण। तो ये जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बना उसी को हम क्या कह दे रहे होते हैं? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको लिखा E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अगर आप इसको या तो यूं कह लें कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं बाहर से कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं और वो टेस्ट चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर होता कोई 1 कूलम, तो वो जो 1 कूलम ऑफ जो चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा है उसी को अपन क्या कह दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड is equivalent to the force only which is experienced by unit positive test charge। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हुई होगी। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ना सिर्फ ये, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो आई होप आप इसकी SI यूनिट बना पा रहे हो। सर आपने यहां लिखा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट आप सभी लोग जानते हैं जो कि होती है न्यूटन, और नीचे है चार्ज, चार्ज की होती है कूलम। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हुई वो अपनी हुई न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप यूं कह दें कि जो भी हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वही हमारा कहलाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी SI यूनिट कौन होगी? न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको यह समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं अगर हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एक पॉइंट चार्ज के कारण तो वो कितना होता है। तो उसके लिए लेट अस सपोज मैंने यहां पर जो है एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि मेरा है कोई, सॉरी सोर्स चार्ज लिया जो कि मेरा है कोई Q।
तो यहां जो Q है वो मेरा एक सोर्स चार्ज है। जो सोर्स चार्जेस होते हैं वो हमेशा स्टेशनरी होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा सोर्स चार्ज। अब अगर इस चार्ज की हम बात करें तो इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी। अगर उस फील्ड के अंदर बाहर से कोई एक मूविंग चार्ज आ जाए, लेट अस सपोज वो अपना कोई है Q नॉट, जिसे हम कहते हैं एक टेस्ट चार्ज। अगर हमारे पास में कोई टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फील्ड के अंदर आया तो वो इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। लेट अस सपोज ये इसकी फील्ड के अंदर कोई r डिस्टेंस रखा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं व्हाट विल बी द फोर्स, तो मैंने यहां पर लिखा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट विल बी, Q नॉट जो है उसके कारण उस पर फोर्स कितना होगा, वो अपना होगा F इज इक्वल टू के Q नॉट अपॉन कौन बेटा, अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है वो मेरा फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में। आई होप ये बेसिक चीज आप समझ पाए। अगर मैं यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो आप सभी लोगों को पता है, अभी अपन ने देखा क्या, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी कौन होती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहां टेस्ट चार्ज अपना कौन था, Q नॉट, इसलिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा F अपॉन Q नॉट। लेट अस से ये अपनी कोई है इक्वेशन 2। मैं इस इक्वेशन 2 में 1 की जो है वो वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मैंने यहां लिखा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो मेरी कितनी हुई, F की वैल्यू अगर मैं रखूं तो ये था मेरा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे से पहले ही एक चार्ज था Q नॉट। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये जो Q नॉट है इस Q नॉट से कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट चार्ज के कारण कितना हुआ, KQ अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखेंगे। बेटा अगर आपसे मैं पूछूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो यहां वाला जो चार्ज है वो मेरा कौन सा चार्ज है, वो मेरा है सोर्स चार्ज। तो इसकी कभी भी गलती मत कर देना बेटा। कौन है ये Q, ये जो Q है वो मेरा एक सोर्स चार्ज है। सर आपने अभी बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैंने लिखा इन वेक्टर फॉर्म। बेटा जब भी हम बात करते हैं वेक्टर की तो वेक्टर का मतलब होता है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। आपने अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाला जो कि था मेरा कौन, KQ बाय आर स्क्वायर। ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर का साइन लगाया। इनटू कौन हुआ, इनटू हम उसकी डायरेक्शन को भी लिखेंगे और जो डायरेक्शन है वो कौन बता रहा होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसलिए ये जो हुआ वो किसके अंदर हुई, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वेक्टर फॉर्म के अंदर। या आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर हम आर कैप की बात करें तो वो कौन होता है, वो होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। इसलिए इसी को अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, और ई वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो गया के क्यू अपॉन कौन, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आई होप ये बेसिक सी जो चीज है वो आपको लिखनी आती होगी। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ब्रेक करें एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के अंदर, तो इसी चीज को हम आगे यूं भी लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज एक्स कॉमा वाई एंड जेड डायरेक्शन। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने आर वेक्टर को ब्रेक कर लिया किसके अंदर, आई होप आप इसको समझ पा रहे हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर मैं आपसे इंडिविजुअली एक्स वाई जेड के लिए पूछ रहा होता तो आप सभी लोग मुझे जवाब देते कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कौन होती, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। और मैं यहां आर वेक्टर की जो है वो वैल्यू पुट कर रहा हूं, जो कि अभी मैंने इसको ब्रेक करके लिखा, जो कि कौन हुआ, एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात समझिएगा सर, अगर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और वो किसके अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर, तो इसी चीज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं किसमें, एक्स कंपोनेंट के अंदर या अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर, तो वही चीज मेरी कौन हो जाती, इसी चीज को हम लिखते के क्यू अपॉन आर क्यूब। और यहां से आप सभी लोग जानते हो एक्स एक्सिस में जो है वो यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप। आई इंटू आई 1 होता तो आप इसको लिख पा रहे होते एक्स। आई होप आप इसको पकड़े होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो मेरा y एक्सिस में कितना होगा, तो आप लिखते ई वाई इज इक्वल टू, सेम मैं लिख रहा हूं, कौन लिखता, के क्यू अपॉन आर क्यूब। और अगर आपको y एक्सिस में चाहिए तो y एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होता है, j कैप। तो j इंटू जे तो हो जाता 1, तो इसलिए आप लिखते y। अगर आप j को i और k से मल्टीप्लाई करते तो आप वो तो जानते ही हैं वो तो 0 होता। ऐसे ही इसके अंदर भी आप i कैप को j और k से करते तो वो 0 हो जाता। और मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट z एक्सिस में पूछूं तो वो कितना होता है बेटा, के क्यू अपॉन कौन, आर क्यूब इंटू जेड। आई होप ये अलग अलग कंपोनेंट में भी आपको लिखना आ रहा हो। सर, जब आपने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर दिखाया एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो हमारा निकल के आया के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा अब इस चीज को ढंग से समझें। सर, जब आपने डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आपने ये भी कहा कि ये जो है वो फोर्स है किसके ऊपर, ऑन टेस्ट चार्ज, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना ले लिया जाए, 1 कूलम। अब आप खुद ऑब्जर्व करें, अगर मैं फोर्स आपसे पूछता तो फोर्स का आप जवाब देते के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको यही तो कहा था, अगर आप यहां पर Q की वैल्यू 1 पुट कर दें, इस Q नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज यही था, इसकी वैल्यू अगर आप 1 कूलम पुट कर दें तो ये आपका फोर्स कितना निकल कर आता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अभी हमने देखा इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही तो है बेटा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं फोर्स ही है, किसके ऊपर, ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आई होप इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर अपन आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के कारण निकलकर आई के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच मींस अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करें तो आर स्क्वायर आपका लिखा हुआ है तो ये कैसा हो जा रहा होता, कुछ इस तरीके से। याद रखिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और वो भी स्क्वायर टाइम्स, जिसके कारण जो ग्राफ है मेरा ये बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। सर, बात आई आपने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि अपना है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर, हमेशा जो है वो इस स्पेस में क्या एक ही पॉइंट चार्ज होगा, तो मैं कहता बेटा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल चार्जेस आ जाए तो उसी के लिए हमारा टॉपिक बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बात समझिएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है, अगर हमारे स्पेस में एक से ज्यादा चार्जेस रखे गए, लेट अस सपोज यहां पर अपना कोई एक सोर्स चार्ज था जिसका मैग्नीट्यूड था कोई क्यू नॉट। अब बात समझिए, अगर बाहर स्पेस से बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो भी यहां पर प्लेस्ड हैं, लेट अस सपोज यहां कोई चार्ज था Q1, हमने माना कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है कोई R01। ऐसे ही सर जरूरी है क्या दो ही हो, नहीं बेटा और भी हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिया कोई Q2। लेट अस से इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो अपनी कोई है R02। ऐसे ही हमने कहा कोई थर्ड जो चार्ज है वो भी यहां पर प्लेस्ड है और वो अपना कोई है Q3। लेट अस से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है कोई R03। और ऐसे करते 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 लेट अस सपोज n नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो यहां पर रखे होते, मैंने nthवे चार्ज को माना, लेट अस सपोज बेटा वो कोई है आपका Qn, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कोई है R0n। अब बात समझिए, सर ये वाला जो टॉपिक है वो तो आपने पहले भी बताया था,
अगर बेटा कभी भी हमारे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उस कंडीशन में आप इंडिविजुअल सेट ऑफ चार्जेस के लिए, मतलब पहले इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। लेट अस सपोज बेटा वो आपकी कोई आई होती E1 वेक्टर, फिर आप दूसरे वाले सेट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। लेट अस सपोज इन दोनों सेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी आई होती E2 वेक्टर, और ऐसे ही लेट अस से जो थर्ड वाला चार्ज है उसके लिए कोई आई होती E1 E3 वेक्टर, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसे करते करते आप nth वे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और वो आपकी कोई आ गई, लेट अस से वो आई आपकी En वेक्टर। तो आप सभी लोगों को पता है आप इस कंडीशन में क्या लगा दे रहे होते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, अगर आपके पास में कोई भी क्वांटिटी का नेट चाहिए हो तो इंडिविजुअल सेट ऑफ चार्जेस के लिए वो पर्टिकुलर क्वांटिटी निकालें। जैसे फोर्स के अंदर आप फोर्स निकाल रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनका नेट देने के लिए आप उनको वेक्टरिकली सम कर देंगे। बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे आप वेक्टरिकली सम करेंगे, इसलिए इन सिस्टम ऑफ चार्जेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता वो कितना बनता, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू लेट अस से जितने भी चार्जेस हैं, लेट सपोज हमने यहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस लिए तो हमने लिखा En वेक्टर। तो जब आप इनका वेक्टरिकली सम कर देंगे तो आपको नेट चार्ज जो है वो मिल जाएगा कौन से चार्ज पर, Q0 पर। बेसिक सी चीज, आप इंडिविजुअल सेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें चार्जेस के बीच में और उनका नेट देने के लिए उनको वेक्टरिकली क्या कर दें, सम कर दें। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी अभी तक अपन ने देखा उसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण देखा, उसी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर यहां पर क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। हमें कोई एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है ए और इसके सेंटर ओ पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बाय डिफॉल्ट जो चार्ज होता है वो कौन होता है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और पोलरिटी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड हम इसका 1 मानकर चल रहे होंगे। तो यहां पर अगर मुझे O पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण ऑब्जर्व करनी है तो सर ये तो हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो है वो क्या करेगा सर, ये रिपेल करेगा और इधर की तरफ रिपेल किया। लेट अस सपोज वो आपका कोई होता E A वेक्टर और मैं आपसे E A की वैल्यू पूछता तो आप क्या जवाब देते, सर पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। बेटा लेट अस सपोज A से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है मैं मान रहा हूं कोई R, तो ये कितनी होती R स्क्वायर, हाँ या ना। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन मैंने उधर लगा दी। लेट सपोज ये कोई आई आपकी E। ऐसे ही आप जब O पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते तो वो A के कारण ही थोड़ी लगती, वो तो सबके कारण लगती। तो अगर मैं B के कारण निकालूं तो ये नेगेटिव है, तो ये जो है वो इसको क्या कर रहा होगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेट अस सपोज मैंने इसको कहा ये कोई है आपका EB वेक्टर। अगेन जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होती है। लेट सपोज ये भी अपनी कौन है, R है। तो अगर मैं EB का मैग्नीट्यूड देखता तो वो फिर से पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता, K Q अपॉन कौन, अपॉन R स्क्वायर। वहां पर हमें जो चार्ज है वो 2Q दे रखा था इसलिए मैंने 2 लिखा। बेटा जो माइनस है वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि इधर की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, मैं अभी आपसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कितना हो गया, ये ट्वाइस ऑफ E हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को फिर देखते हैं। अगर मैं C के कारण ऑब्जर्व करूं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है C के कारण वो कोई होता आपका इधर की तरफ, जो कि है अपना EC वेक्टर। अगर मैं EC के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप जवाब देते EC इज इक्वल टू कितना होता, मैग्नीट्यूड 2Q है तो शायद आप समझ गए होंगे 2KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस OA
BO, CO, ना सिर्फ ये बल्कि DO, ये सभी सेम होती है। अगर मैंने उनको R माना तो ये भी मेरा कितना हुआ R, जिसके कारण मैंने यहां पर R² लिखा। अगर मैं फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर करूं तो शायद आप समझ गए होंगे सर ये ट्वाइस ऑफ E हो गया। फिर से देखिएगा, अगर हम फाइनल जो चार्ज है उसके कारण निकाल रहे हैं जो कि मेरा कोई है D, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इसको इधर की तरफ क्या करता, इधर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होता। लेट अस सपोज इसको मैंने कहा ED वेक्टर। तो अगर मैं D वाले के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप इसी चीज को मुझे क्या लिखवा दे रहे होते, ED इज इक्वल टू निकल कर आता कि चार्ज जो है वो अपना है Q अपॉन कौन R², क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी अपनी कितनी ही होगी R। अगेन फर्स्ट वाले से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कितना ही है, E ही है। अब बात समझे सर, आपने जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण अगर आप इसको रीड्रॉ करें तो इधर की तरफ आपको मिल रहा है EB वेक्टर, इधर की तरफ आपको मिल रहा है EA वेक्टर, इधर की तरफ आपको मिल रहा है ED वेक्टर, और यहां आपको मिल रहा है कौन सा बेटा, ये मिल रहा है EC वेक्टर। अब चीज समझने की कोशिश करें, अगर आप EB और EC को ऑब्जर्व करें, EB और EC को ऑब्जर्व करें तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और मैंने आपको बताया था अगर वेक्टर क्वांटिटी हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट है बीच में इधर कहीं आ रहा होता है। अब सर इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, आई होप आप समझ पा रहे हो, वो है अपना 90 डिग्री। तो अगर दो वैल्यूज या वेक्टर क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका आपको रिजल्टेंट चाहिए हो तो एंगल 90 डिग्री हो तो वो अपना √2 टाइम्स होता था, तो यहां पर मैंने लिखा ये कितना हुआ, √2e हुआ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे ही अगर मैं EA और ED की बात करता तो A और D का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अपना क्या है, वो भी अपना सेम है, जिसके कारण उनका जो रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा होता। अगेन इनके बीच में भी जो एंगल है वो कितना है, वो आपका है 90 डिग्री, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता, √2e। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस जगह जो E की वैल्यू है वो आपकी कौन है, वो आपकी ट्वाइस ऑफ E है, विच मींस कितना हुआ, मैं इसको लिखता √2, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये कितना हुआ 2kq/r²। सिमिलरली इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये कितना हुआ √2, और इस बार D और A में देखें, D और A में देखें उनकी वैल्यू सिर्फ kq/r² है। समझ पाए? तो अब आप इनको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। सर ऊपर की तरफ जो लग रहा था वो लग रहा था √2 × 2 kq/r², और नीचे की ओर जो लग रहा है वो लग रहा है √2 kq/r²। अगर मैं आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आपके दिमाग में खुद चल गया होगा सर ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे होते हैं, तो वो मेरा कितना होता 2√2 kq/r² माइनस √2 kq/r²। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर √2 जो है वो √2 kq/r² जो है वो मेरा कॉमन आ गया, तो इधर से जो बचता वो बचता मेरा 2 और इधर बचता 1, तो 2 - 1 मेरा कितना होता, ये मेरा होता 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी कितनी आती, वो मेरी आती √2 kq/r²। ये मेरा कौन होता, इसका मैग्नीट्यूड होता, या हम कहें इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होता। लेकिन बात समझें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी लग रही होगी वो ऊपर की ओर लग रही होगी, क्योंकि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर वाले का ज्यादा है। ये पॉइंट O था, लेट अस सपोज मैंने यहां पर X मार्क कर दिया, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन बताएं तो आप क्या लिखते हैं इसको, अलोंग OX, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ आया हो। एक बार जल्दी से मैं फिर बताता हूं। सर हमें जो है एक स्क्वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो ए वाला इसको रिपेल करता तो EA इधर होता, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ kq/r² हुआ, मैंने इसको E मान लिया। ऐसे ही बी के कारण निकालता तो ये इसको अट्रैक्ट करता तो उधर जाता, तो ये मेरा कितना होता 2 kq/r²। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में ये ट्वाइस हो गया।
ऐसे ही अगर आप C को देखते तो इसको ये रिपेल करता तो EC उधर होता, तो मेरा हो जाता 2kq अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो 2e हो गया। और ऐसे ही D को देखें तो D वाला इसको अट्रैक्ट करता, जिसके कारण इसका मैग्नीट्यूड kq अपॉन आर स्क्वायर हो जाता। मैग्नीट्यूड को मैंने कंपेयर किया तो ये E हुआ। सर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये EA, EB, EC, ED ये तो अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, तो हम इन्हें वेक्टरिकली ऐड करते। तो अगर आप EC और EB का रिजल्टेंट निकालते तो सर जो C वाला है और B वाला है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो 90 डिग्री पे लग रहा हो तो आपको भी पता है वो क्वांटिटी उसके √2 टाइम्स होती है। तो यहां पर मैंने √2e लिख दिया। अब यहां उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ E, या इसकी वैल्यू मैंने पुट करी जो कि था 2kq अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली EA और ED की जो वैल्यू है उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो EA और ED का मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ E फिर से बनेगा। इस बार E की वैल्यू कौन है, kq अपॉन आर स्क्वायर, वो मैंने यहां पुट करी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आई होप आपको पता हो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, वो सर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चीजें घटती है और सेम डायरेक्शन में चीजें जुड़ती है, तो इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। बड़े में से छोटे को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया तो ये पाया, बड़ा वाला ये था, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में लगेगी। लेट सपोज मैंने इसको कह दिया कि ये जो डायरेक्शन है वो एक्स की ओर थी, तो ये जो डायरेक्शन होती वो कौन होती, अलोंग OX। क्योंकि अगर हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा तो बेटा हमें विद डायरेक्शन इसको रखना है। अगर आपसे कोई कंपटीशन में पूछा गया तो आपको सिर्फ मैटर किससे पूछता, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। आई होप ये बेसिक चीज आपको क्लियर हुई हो। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं। एक बहुत प्यारी बात जो मैंने आपको फोर्स में भी बताई थी वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है। क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज व्हाट बेटा, इज ऑलवेज जीरो। जैसे अगर मैंने यहां पर जो है एक स्क्वायर बॉडी ली और ये जो स्क्वायर बॉडी है उस पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमेशा उसको घोट लें, क्या बेटा, उस सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। यही नहीं, अगर आपसे इस हेक्सागन में पूछ लिया होता, लेट सपोज, जरूरी थोड़ी हमेशा पॉजिटिव हो, लेट सपोज यहां -q होता, यहां -q होता, यहां भी -q होता, यहां भी -q होता, यहां भी -q होता और इधर भी -q होता, तो आप खुद ऑब्जर्व करें। अगेन ये मेरी कौन है, एक सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर का हमेशा मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। यही नहीं, अगर आप ट्राइंगल भी ले लें, यहां +q है, यहां +q है और इधर भी +q है, आपको इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें, अगेन बच्चों ये हमारी सिमेट्रिकल फिगर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। यही नहीं बेटा, अगर आपसे सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कल है तो उस समय भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसके सेंटर पे वो कितना होता, जीरो। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाकर टाइम पास नहीं कर रहे हो। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, जैसा कि मैंने इन तीनों फिगर में आपको दिखाया। आप निकालते तो भी यही आता, इस पर निकालकर मैं आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज मैं इसको इस तरीके से बेटा क्या कर रहा होता, एक बाइसेक्टर डाल रहा होता, तो यहां पॉजिटिव चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता और ऐसे ही नीचे वालों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की ओर होता, सेम मैग्नीट्यूड का होता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो कंपोनेंट है इसको क्या कर देता, कैंसिल आउट, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कौन आ जाता, जीरो। इसमें ही नहीं, सब में इसी प्रकार से आप करते। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है, अ क्यूब ऑफ साइड बी, कोई अपने पास में क्यूब है, हैज चार्ज q at each of its vertices, the electric field due to this charge distribution at its center of the cube will be। वो अपना कौन है बेटा, वो तो k की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास में एक क्यूब है, ये बेटा अपन ने कोई एक क्यूब जो है वो बनाया, सवाल कह रहा है ये जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो आपकी है बी और कॉर्नर्स पर जो है वो आपके चार्जेस रखे गए हैं, यहां क्यू,
ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, इधर भी Q, हर एक उसका जो वर्टाइसेस है उस पर जो चार्ज है वो कौन रखा गया है? Q रखा गया है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा जो आपको बताना है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह? उसके सेंटर पे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे इस फिगर की बात करूं और इसके सेंटर O पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, अगर आप देखें तो अगेन ये मेरी कैसी बॉडी हो गई? एक सिमेट्रिकल बॉडी हो गई, विच मींस अभी मैंने आपको याद करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर कौन से? जब सिमेट्रिकल बॉडीज हो तो वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो देखते के संगी A B C हमारे गलत होते और जो परफेक्ट सोल्यूशन हमारा होता वो कौन होता? ऑप्शन डी। बहुत प्यारा सवाल, नीट में ये आपसे पूछा गया था। आई होप आप इसको इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही फिनिश कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपका 2008 में नीट ने पूछा था। क्या है क्वेश्चन? इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर। ये अपनी कोई बेटा कौन है? रिंग है जिसकी रेडियस आपको दे दी गई है, कितनी है? ये आपकी है कोई आर, कैपिटल आर जो है इसका रेडियस है। थोड़ा आगे बढ़े तो क्वेश्चन कह रहा है इज गिवन अ चार्ज क्यू, विच मींस अगेन जो ये रिंग आप देख रहे हो वो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब बात समझना, कौन है ये? अपनी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। और आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? इसको पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट A के बी ऑफ रिंग इज E। सवाल ने कहा जो ये आप सेंटर O देख रहे हो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस A के बी के कारण पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण इधर जो है ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस के कारण हमेशा क्या होती है? अवे होती है। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कोई आपकी E। मैंने इसको नाम दे दिया E। किसके कारण लगी है? कोई E के A के B के कारण लगी है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज पार्ट ACBD। बेटा सवाल ढंग से सुनिएगा, ऐसे नहीं देखते के संगी आप 0 मार दे, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है A के B के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। तो बताएं जो ये पार्ट आपका ACDB ये वाला थर्ड फोर्थ ऑफ द सर्कल जो आप देख रहे हो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी? अब यहां आधे बच्चे इसको 0 देखकर सोचते हैं सेंटर पे तो 0 होगा तो इसके कारण भी 0। नहीं, इस बात को समझे। कॉन्सेप्ट आपका सही था लेकिन आपने अप्लाई गलत किया। क्वेश्चन आप क्या सोच रहे? पूरा जो सिमेट्रिकल फिगर है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, विच मींस अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं, एक आपका ए के बी मैंने लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ए के बी का प्लस जो दूसरा पोर्शन है वो आपका कौन है? ए सी डी बी, विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ए सी बी डी वाला का जो सम है वो 0 था। बेटा आपसे जो पूछा है वो इस वाले के कारण पूछा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, उधर की तरफ मैं लेकर गया तो ई वेक्टर ए के बी जो है वो किसके बराबर हुआ? वो माइनस ऑफ ई वेक्टर ए सी बी डी के बराबर हुआ। विच मींस अगर आप इसको समझें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था जो ए के बी वाला है उसका मैग्नीट्यूड ई है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन था? इस वेक्टर वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ई है। तो इस वाले का कौन होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और होना भी चाहिए। ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होता, क्योंकि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है। कितनी होती? सर जितनी की ई के बी के कारण था। तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड वही लिखता ई, और किधर की तरफ? इस बार उधर की तरफ जा रहा है तो मैं लिखता ओ से के। तो यहां पर जवाब कौन होता? अलोंग ओ के। लेकिन अगर आप नेट देखो तो इस वाले के कारण पूरा इधर ई, ए के बी के कारण देखो तो इधर की तरफ ई। अगर आप नेट निकालें तो अपोजिट डायरेक्शन में चीजें घटती है, नेट कितना ही आता? 0। वो तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया। तो इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो कौन होता? ई अलोंग कौन? ओके।
E अलोंग ये KO है, और KO तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ थोड़ी होता, अवे फ्रॉम होता है तो बॉडी, तो 3A तो E तो कैसे ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा अपना आंसर हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे हो, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका परफेक्ट सोल्यूशन है। बहुत प्यारा सवाल था। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखते कि जो भी आपकी सिमेट्रिकल बॉडी है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो उससे आराम से स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स में निकाल देते। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और अब देख रहे हैं अपना जो टॉपिक है वो अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली जो टर्म आई वो आपकी आई लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब है अगर आपके पास में कोई एक सिर्फ और सिर्फ कौन होती, एक रॉड होती। लेट अस सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है जिसका चार्ज है कोई Q और इसकी जो लेंथ है वो कोई है आपकी L। तो इस समय जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मेरी कितनी होती, चार्ज पर यूनिट लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्ब्डा से। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। 1D बॉडी कभी भी आओ तो आप चार्ज डेंसिटी कौन लगाएंगे, लीनियर, जो कि कौन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्ब्डा, और वो कौन हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही नहीं, अगर मैं एक कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछता, लेट अस सपोज 2D मैंने बॉडी ली जिस पर अगेन कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कोई है आपका Q और हम मान रहे हैं इसका जो एरिया है वो कोई आपका है A, तो उस समय आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती वो कौन होती, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि आपका कौन होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, जिसको अपन कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2D बॉडी के केस में ये होगा। ऐसे ही अगर 3D बॉडी आ जाए, जैसे कि मैंने यहां पर कोई एक स्फीयर लिया है और अगेन हम कह रहे हैं वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका वॉल्यूम है V और यूनिफॉर्म चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई है Q, तो इस समय चार्ज डेंसिटी कौन होती, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक है, जो होता चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते रो से। याद रखिएगा 1D बॉडी अगर आपके पास में आए तो वो अपना कौन हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है लैम्ब्डा से और हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। 2D हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली 3D बॉडी हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे रो से और वो अपना कौन हुआ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यही नहीं, छोटी छोटी बात और कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर इसकी SI यूनिट आपसे पूछता तो चार्ज की यूनिट कूलम पर कौन हो जाता, लेंथ मीटर। सिमिलरली ये अपना कौन होता, कूलम पर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और ऐसे ही इधर देखें तो चार्ज कूलम अपॉन वॉल्यूम की यूनिट कौन बेटा, मीटर क्यूब। तो कूलम मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट, कूलम मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। एकदम बेसिक सी चीज थी, याद रहनी चाहिए, आगे हमारे ये बहुत काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। अगला जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पर अगर हमें कोई एक रॉड दे रखी है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q, उसकी लेंथ है L और उस रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस दूर पर कोई पॉइंट रखा गया है P, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। अब बात समझे, अगर हम इस रॉड की बात करें तो ये मेरा एक पॉइंट चार्ज नहीं है और हमने अभी अभी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था जो कि कितना होता था, KQ/R²। ये पॉइंट चार्ज के कारण होता था। तो उस कारणवश मुझे इस रॉड का एक एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैंने इस रॉड का ये एक एलिमेंट्री पार्ट लिया। अगर एलिमेंट्री पार्ट लिया तो इसका जो चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा कोई DQ। लेट अस सपोज वो जो एलिमेंट्री पार्ट था वो आपका था DX। कहां कंसीडर किया है आपने, ये कंसीडर किया है उस पॉइंट P से कहीं X डिस्टेंस पर। तो अगर आप P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट्री के कारण निकालते तो वो पॉइंट चार्ज की तरह आप बता दे रहे होते। कैसे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, मैंने लिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। बोलो कितना होगा सर, एलिमेंट्री चार्ज हमारा काम कर गया एक पॉइंट चार्ज की तरह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से पोर्शन के कारण निकलता, इसलिए मैंने उसको एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला, DE ही बोला। इज इक्वल टू कितना हुआ, K की जगह मैंने लिखा K
क्यू, इस बार चार्ज मेरा कौन है, डी क्यू है, तो मैंने लिखा डी क्यू। अपॉन अपॉन कौन, आर स्क्वायर, वो तो डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस डी क्यू से पी तक की कौन है, वो तो आपकी एक्स है, तो ये आपका कौन हुआ, एक्स स्क्वायर। आई होप ये बेसिक सी चीज आपके दिमाग में एक बार में ही सेट हुई है। सर एलिमेंट्री अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हम ये जवाब दे देते, लेकिन हमसे एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस पूरी रॉड के कारण हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो मैं इसको क्या करता, इंटीग्रेट, तो मैंने यहां पर लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, और इस बात को समझे कितना हुआ सर, डीई का इंटीग्रेट करते तो ई हुआ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, के डी क्यू अपॉन व्हाट, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कहां से कहां तक आप जा रहे हो, अगर आप देखो तो ये जो एक एंड है रॉड का वो P से A डिस्टेंस है, तो मैं लिखता यहां पर A, और जो दूसरा एंड है रॉड का वो कितनी दूर है, यहां से यहां A और L दूरी और है, तो ये कितना हो जाता, A प्लस L। आई होप आपको ये लिमिट जो है वो लगानी आई हो। अब बात समझना, सर अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो यहां पर मेरे पास तो डी क्यू लिखा हुआ है, तो इस डी क्यू को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा इस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप ये भी तो जानते हो, अभी अभी आपने देखा था, सिंस कौन बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू कौन होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है। तो अगर मैं आपसे एलिमेंट्री के कारण पूछूं तो इसी चीज का आप जवाब क्या देते, आप लिखते लेमडा इज इक्वल टू चार्ज है अपना डी क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पर पर यूनिट लेंथ कौन है उस चार्ज की, dx, तो हमने यहां पर कौन लिखा, ये अपन ने लिखा dx। हमें dq को एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको क्या लिखता, dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx। क्लियर हुआ, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक आपने इंटीग्रेट नहीं किया है वो कितना आता, इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस एल तक, और यहां पर k जो मेरा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dq की वैल्यू यहां पर थी अपने पास में लेमडा डॉट dx, तो मैंने लिखा लेमडा डॉट dx अपॉन कौन, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर दें, इसको आप कर दें इंटीग्रेट, जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा। मेरे ख्याल में इंटीग्रेट आपको करना आता हो, तो अगर हम इसको करें इंटीग्रेट तो इस चीज को समझिएगा, सर आप इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो यहां से लेमडा भी कांस्टेंट है वो बाहर आया, तो मैंने लिखा के लेमडा इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां, a से लेकर a प्लस एल। अब एक्स स्क्वायर नीचे था, ऊपर जाता -2 होता, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो आई होप वैसे तो आपको याद भी होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन होता है, वो अपना होता है, बाहर था के, एक बार के लिए वैल्यू देखते हैं, ये था अपना के लेमडा, तो यहां पर अपन लिख रहे हैं के लेमडा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कौन हुआ, ये अपना हुआ -1 अपॉन एक्स। लिमिट्स अभी तक मैंने नहीं लिखी, जो कि a से कहां तक थी, a प्लस एल। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, बस लिमिट्स जो है वो आप पुट कर लें, तो जल्दी से पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से होता E इज इक्वल टू के लेमडा। सर यहां पर अगर सॉल्व करें तो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट या आप लिमिट्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी से हो जाता। तो उस समय माइनस को अगर हटाते तो ये जो लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो जाती, तो a प्लस एल नीचे आ जाता और a ऊपर। अब सॉल्व कर दीजिए बेटा, E इज इक्वल टू के लेमडा इंटू अपर लिमिट अपनी a हो जाती, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन कौन हुआ, a प्लस एल। एलसीएम लो और सॉल्व करो, तो E इज इक्वल टू के लेमडा इंटू कौन हुआ, एलसीएम होता a इंटू ए प्लस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इधर होता a प्लस एल और इधर होता माइनस का a, तो इस a से a मर जा रहा होता, तो E इज इक्वल टू आपका जवाब कौन आता, के लेमडा, ठीक है, के लेमडा इंटू कौन, L अपॉन a इंटू ए प्लस एल। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, समझ पाए, ये इसका कौन होता, परफेक्ट सॉल्यूशन होता। या आप इसी को Q के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, लो एक बार के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, तो आप सभी लोग जानते हो लेमडा इज इक्वल टू अपना कौन होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू होता है लेमडा इंटू एल।
मैं वैल्यू पुट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के टर्म्स में अगर आपसे ऑप्शन पूछता तो आप जवाब देते के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये अपना कौन हो गया, आंसर हो गया। बहुत प्यारा सोल्यूशन है बेटा, अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है, अक्सर। अब बात समझे, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट याद हो तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। क्या था क्वेश्चन हमारा था, अगर हमारे पास में कोई एक रॉड है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कोई Q और उसकी जो लेंथ है वो आपकी है L, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी पॉइंट P पर जो कि एक एंड से x डिस्टेंस जो है, सॉरी A डिस्टेंस था, मे बी A डिस्टेंस जो है दूर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन आपका यही था, A डिस्टेंस दूर। तो इस केस में एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हो। कैसे? लेकिन उसको सोच समझकर लगाइएगा। कैसे? सर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछें किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, तो आप जवाब देते के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा इस जो आर आप देख रहे हैं, इस आर को आप दो पार्ट्स में यूं तोड़ने की कोशिश करें तो ये आर इंटू आर हो जाता। समझ पाए? तो यहां पर आप इसको यूं भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू के, क्यू आपको कितना दे रखा था, वो दे रखा था कैपिटल क्यू अपॉन एक डिस्टेंस तो कितनी दूर है पी से, ए डिस्टेंस पर है, तो मैं लिखता ए इंटू दूसरा आर, दूसरी डिस्टेंस पी से कितनी दूर है, यहां से यहां ए है और एल है, तो ये कितनी हो जाती, ए प्लस एल। ये भी हो सकता था। अगर आपने ग्रेविटेशन को ढंग से पढ़ा तो वहां आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। फिर से समझो सर, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। आपने इस आर को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है तो मल्टीप्लाई ही, तो आप उस पॉइंट पी से एक एंड तक की डिस्टेंस देखो और उस पी से दूसरे एंड तक की डिस्टेंस देखो। तो एक एंड तक की तो डिस्टेंस है ए और दूसरे एंड तक की डिस्टेंस है ए प्लस एल। यही जवाब हो जाता। आप खुद देखिए, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, यही तो आपका पहले भी आया था, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। तो आप ऐसे भी जा सकते थे। कुछ चीजें बच्चों आपको याद होनी चाहिए, कंपटीशन में बहुत बेनिफिट करती है। सेम क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता, दिमाग लगाते तुरंत। अगर सब्जेक्टिव होता तो बेटा इस पूरे पैटर्न से जाना ही पड़ता। क्या करते आप जो भी आपको रॉड दे रखी थी उस पर एक एलिमेंट्री चार्ज मानते, डी क्यू, कितनी डिस्टेंस पे हुआ, एक्स डिस्टेंस पर, और ये अब पॉइंट चार्ज हो जाता तो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेते। यहां निकाला, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करते, कहां से कहां, रॉड कहां से कहां है, यहां तो P से डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस कितनी है, A प्लस एल। चार्ज की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अभी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाई जो कि चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो dq इज इक्वल टू कौन हो गया, L इंटू सॉरी लैम्बडा इंटू dx। वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेट करा, और इंटीग्रेट करने के बाद में आपको पता ही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। अगर लिमिट्स ये है, माइनस को प्लस बनाना हो तो लिमिट्स पलट दें, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाया और आप पहुंचे। अगर लैम्बडा के रेस्पेक्ट में होता तो ये जवाब, अगर चार्ज के रेस्पेक्ट में पूछा तो ये वाला जवाब। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई दी, क्या बताई, जो पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उस आर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें, जिसमें से एक आर तो पी से एक एंड तक की डिस्टेंस होगी और जो दूसरा आर है वो पी से दूसरे एंड तक की डिस्टेंस होगी। तो हम डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको फिनिश कर सकते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो इसे वापस से एक बार रिवाइज करें, तसल्ली से क्वेश्चन लगाएं और ढंग से इस कॉन्सेप्ट्स में अपनी महारत हासिल करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अपनी क्लास अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और याद रखिएगा, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और करें। गॉड ब्लेस यू, गुड डे, बाय बाय।